जी कैफेट, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर 58। आज के लेक्चर में हम वॉल्यूम 2 के प्रैक्टिस क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कशन की थी बिल्कुल। अच्छा, ये इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर नहीं, एक टॉपिक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं नेक्स्ट लेक्चर की प्लानिंग आपके साथ शेयर कर लूं। अगर आप रिपोर्ट के सारे एलिमेंट्स के साथ कंफर्टेबल हैं और उसके ऊपर ग्रिप है आपकी कि सिचुएशन पढ़ के अंदाजा लग जाता है कि इसका रिपोर्ट के ऊपर इंपैक्ट क्या आएगा, तो फिर जो लास्ट कंसेप्ट है इसका ड्राफ्टिंग ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, वो कर लेते हैं कल के लेक्चर में। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आप समझते हैं नहीं सर अभी हमारा कंसेप्ट जो है वो 50-50 है, कच्चे पके हैं, अभी कुछ टाइम चाहिए, तो फिर मैं मजीद बर्डन आप इस चैप्टर का नहीं डालता। मॉडिफाइड ओपिनियन को फिर हम 2-4 दिन के लिए साइड पे कर लेते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। तो आप बता दिए कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये समझते हैं कि कंफर्टेबल लेवल पे है और नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ड्राफ्टिंग हमें सीख लेनी चाहिए, जो आखिरी कंसेप्ट है हमारा चैप्टर 4 का, और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अभी कुछ दिनों का गैप आ जाना चाहिए। चलिए ठीक है, गैप ठीक है। तो अभी लेकिन इस गैप में फिर आपने डेली बेसिस के ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आज के दिन में मैं क्या करूंगा, ये क्वेश्चन अगर आज इंशाल्लाह चारों डिस्कस हो जाते हैं तो इसके बाद हमारे बाकी जितने भी क्वेश्चन वॉल्यूम 2 के रह जाएंगे, जितने भी वॉल्यूम 2 के, उन सब की डिस्कशन अपलोड करके ना आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। आपने अगले 2 से 3 दिन में उस सारी डिस्कशन को देखना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और सारी जो क्वेश्चन सॉल्व कर ले उसकी डिस्कशन को देखना है। ये आपको 3 दिन का टाइम दे रहा हूं मैं, ठीक है। 3 दिन में जिसने ये काम कर लिया वो फिर मॉडिफिकेशन में कंफर्टेबल हो जाएगा, तो फिर हम मॉडिफिकेशन उसके लिए आसान हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अभी ये काम नहीं किया ना, तो जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बाद में कोई ऐसा वक्त नहीं आएगा जब आप ये डिस्कशन कर सके, क्योंकि फिर वक्त कम होता जाएगा, टॉपिक साथ में आगे चलते जाएंगे, आप अगले नए टॉपिक्स में उलझ जाएंगे, प्रीवियस टॉपिक्स को करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए 3 दिन आज क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा कि 10, 12, 15 के करीब क्वेश्चन होंगे, केस स्टडीज है, और आपने लेकिन साथ ही साथ केस स्टडीज को करते हैं। और मैं ये कोशिश करूंगा कि अगले जो 3-4 दिन हमारे लेक्चर्स हैं इनमें होम असाइनमेंट आपको कम दूं। इनमें होम असाइनमेंट नहीं, ये नहीं हो सकता कि नहीं, वरना वो करंट टॉपिक समझ नहीं आएगा। सिर्फ चंद एक अहम एक आधा क्वेश्चन दे दिया सिर्फ काम का, बस। असाइनमेंट हमारा जो करंट टॉपिक की असाइनमेंट होगी वो कम होगी, ताकि आप अगले 3 दिन दे रहा हूं, सिर्फ 3 दिन आप इन जो आपको होम असाइनमेंट में आपको वीडियो लेक्चर शेयर करूंगा मैं, डिस्कशन, आपने अगले 3 दिन पहले लेक्चर को क्वेश्चन को देख के उसको खुद अटेम्प्ट करना है, फिर उसके डिस्कशन के ऊपर क्लिक करना है। पहले खुद लिखना है, फिर उसके डिस्कशन के ऊपर क्लिक करना है। वरना जहन में रखिए, मैं कई दफा मेरे साथ भी ऐसे होता है कि क्वेश्चन को पढ़ के ना ऊपर से लग रहा है ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और फिर मैं कहता हूं ये तो पूरे लेक्चर में 2 पॉइंट्स है और मार्क्स उसने 8 दिए हुए। फिर लेकिन जब लिखने बैठते हैं तब पता चलता है कि उसमें मजीद चीजें क्या थे, ठीक है। तो क्वेश्चन असल में पढ़ के नहीं खुलता हमारे सामने, जब हम उसको लिख रहे होते हैं ना, उस वक्त उसकी ऊंच नीच सामने आती है कि इसमें वो चीजें क्या थी। तो हमेशा आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देख लें, हमेशा एक क्वेश्चन को पढ़ें फिर उसके बाद उसी को लिखें। जब लिखते हुए आपके जहन में जरूर नई चीजें आएंगी, लाजमी होगा ये। तो सिर्फ आपने पढ़ना नहीं है, या सिर्फ ये नहीं कि डिस्कशन को सुन लेना है, नहीं, उसके साथ पहले आपने उसको लिखना है और फिर उसके बाद डिस्कशन को सुन। और ऐसे भी ना करें कि पहले सारे क्वेश्चन लिख लिए फिर उसके बाद सबकी डिस्कशन, नहीं, एक क्वेश्चन किया उसकी डिस्कशन सुनी, फिर अगला क्वेश्चन, फिर उसकी डिस्कशन, ताकि आप साथ साथ सीखते जाएं। अगला जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें आपने जो सीखा है वो इंप्रूव्ड वर्जन हो आपका, ठीक है। ये 1 to 1 चलाते रहे। आज लेक्चर 59 है, आज 59, अच्छा ठीक है। नहीं, वॉल्यूम 2 में मैंने तकरीबन सारे क्वेश्चंस की डिस्कशन आपके साथ शेयर कर दूंगा। मेरा नहीं ख्याल उसके बाद कोई क्वेश्चन रह जाएगा, वो सारी हो जाएगी। बाकी कोई क्वेश्चन अगर रह गया तो आप बता दीजिएगा, मैं देख लूंगा, उसमें अहम कोई क्वेश्चन हुआ तो आपको क्लास में डिस्कशन करवा दूंगा, वरना वो आपने खुद करना होगा फिर। लेकिन सफिशिएंट डिस्कशन आपको अवेलेबल होगी, सफिशिएंट डिस्कशन, हाँ बहुत ज्यादा। लेकिन असल में कंसेप्ट है ना, वो ज्यादा है तो अच्छा बेहतर है। अकाउंटिंग से कम ही होंगे, बेफिक्र है, अकाउंटिंग के सब्जेक्ट से इंशाल्लाह कम होंगे। चलिए, तो आज हम चलते हैं, हमारे वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन नंबर है 16, 17, 25 और 26। और अगेन एज यूजुअल, अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते करते मेरे जहन में कोई पुराना कंसेप्ट आ गया, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगा, और अगर कोई ऐसा कंसेप्ट आ गया जो आगे हमने फ्यूचर में पढ़ना है तो मैं ब्रीफली आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। इसलिए ये ना समझिएगा कि हम सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, बल्कि हम उसमें उसको सीख रहे हैं। और इसी में अगर डिफरेंट वेरिएशन मेरे जहन में आई कि किसी क्वेश्चन में आई कि आपने ऐसे भी पूछा था, मैं वो भी आपके साथ डिस्कशन कर दूंगा। सिर्फ हमारी डिस्कशन करंट क्वेश्चन के ऊपर लिमिटेड नहीं होगी, आगे पीछे जो भी बेहतर हुआ हम डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहले केस स्टडी क्या करना है, रिक्वायरमेंट
एडवाइज द कंसर्न पार्टनर और मैनेजर विद रिस्पेक्ट टू द अबव मैटर। रिक्वायरमेंट पढ़ के कुछ समझ नहीं आ रही किस चैप्टर का किस टॉपिक है, नो प्रॉब्लम। जब रिक्वायरमेंट पढ़ के ना पता चले किस टॉपिक का है तो फिर क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पढ़ के पता चलता है। You are a partner in a firm of chartered accountants. Annual audit of various clients are at finalization stage, and since this is the first time that ISA is related to key audit matter is to be applied. First time ये key audit matter का standard अप्लाई होने जा रहा है। Several issues have been referred to you for guidance. These include. अच्छा, सबसे अहम लफ्ज क्या है भला? Key audit matter. शाबाश, key audit matter है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया ये सारी डिस्कशन key audit matter से रिलेट करेगी। Key audit matter पूछ रहा है हमसे। पहला, an adverse report is being issued in the case of Munir Limited. The draft report also contains certain matters as key audit matter. Adverse report में तो key audit matter आता ही नहीं है, आता है? हाँ, सॉरी, ठीक। वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में नहीं आता। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जाम में बैठ के मेरे जहन में आया कि की ऑडिट मैटर तो लिस्टेड कंपनी में आता है, लेकिन ये कहीं अनलिस्टेड तो नहीं है। तो मुझे लिस्टेड और अनलिस्टेड में सोचने की जरूरत नहीं है। जब उसने खुद से कह दिया कि की ऑडिट मैटर इंक्लूडेड, तो इसका मतलब लिस्टेड ही होगी। एग्जाम में बैठ के ना बहुत सी ऐसी चीजें जेन को टक टक करती हैं जो पहले कभी नहीं सोची होती, फर्स्ट टाइम उधर। तो आपने उधर नहीं सोचना, टू दी पॉइंट के की ऑडिट मैटर कह रहे हैं इंक्लूड। उसके क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं करते हम, उसके क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नहीं करते, क्वेश्चन को आंसर करते हैं हम। तो एडवर्स रिपोर्ट बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमने ध्यान किस चीज का रखना भला? अच्छा, उसने कहा रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर्स हैं, ये नहीं कहा बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में की ऑडिट मैटर है, ये नहीं कहा। रिपोर्ट के अंदर क्या तो हो सकते हैं, हम कहेंगे हाँ, एक तो ये कि जिस मैटर के ऊपर एडवर्स ओपिनियन दिया गया है वो की ऑडिट मैटर में शामिल नहीं होना चाहिए, एक चीज ये। एक दूसरी चीज भी बतानी है, हाँ, रेफरेंस आ जाएगा उसका, शाबाश, कि हमने की ऑडिट मैटर्स में जिस इश्यू के ऊपर एडवर्स ओपिनियन दिया जा रहा है उसका रेफरेंस लेना। उसको की ऑडिट मैटर में नहीं लिखना, लेकिन उसको रेफर करना है की ऑडिट मैटर में। ये दो बातें लिखनी है आपने, क्लियर? लिख लेंगे, इसमें कोई और प्रॉब्लम? चलिए आगे चलते हैं। A qualified report has been drafted by the audit manager of Nadir Limited as the company has failed to make adequate provision of contingencies. कंपनी ने कंटीजेंसी की प्रोविजन नहीं इंक्लूड की, क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू कर दी। द डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन आर मेंशन्ड इन द की ऑडिट मैटर सेक्शन। क्या सही किया? क्वालिफिकेशन की ऑडिट मैटर डिटेल्स, यहां पे भी दो बातें लिखेंगे। पहली बात, क्वालिफिकेशन की डिटेल्स की ऑडिट मैटर सेक्शन में नहीं आएंगी, बेसिस फॉर क्वालिफाइड सेक्शन में जाएंगी। और दूसरी बात क्या लिखनी है? हाँ, उसका रेफरेंस की ऑडिट मैटर में इंक्लूड कर देंगे, ठीक है? उसको रेफर कर देंगे की ऑडिट मैटर में। डिटेल की ऑडिट मैटर में नहीं आती होती। रेफरेंस क्यों आता है की ऑडिट मैटर में? अगर ओपिनियन क्वालिफाइड हो या एडवर्स हो, उसका रेफरेंस क्यों आता है की ऑडिट मैटर में? क्योंकि बाय डेफिनेशन मटेरियल मिसस्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन की ऑडिट मैटर है। बाय डेफिनेशन वो की ऑडिट मैटर है, इसीलिए रेफरेंस आता है। और पूरा पैरा क्यों नहीं आता की ऑडिट मैटर में? अगर की ऑडिट मैटर है ही मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फिर इधर आ जाएगा तो फिर बेसिस फॉर शाबाश क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या आएगा? उधर डिस्कस होता है। बी क्लियर? सी। अच्छा, यहां पे आपके जहन में ये ना आना चाहिए कि कंटीजेंसी की प्रोविजन पता नहीं आती है कि नहीं आती, इसका तो डिस्क्लोजर नहीं आता। हाँ, क्वेश्चन ठीक। सी, द की ऑडिट मैटर सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ ज़िया लिमिटेड इंक्लूड्स डिटेल्स ऑफ की ऑडिट मैटर ऑफ ओनली द करंट पीरियड। However, the opinion has been expressed on current as well as prior year. पहले मुझे ये बताइए, हमारे स्कोप से बाहर है ये सीफा का क्वेश्चन। हाँ, हमारे, लेकिन कंसेप्ट अब आगे बात और शेयर कर, हमारे स्कोप से बाहर। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या एक ऑडिटर एक से ज्यादा सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने के लिए पॉइंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर तो देखें स्टैट्यूटरी ऑडिट रिक्वायर्ड हो ना किसी कंपनी के लिए, स्टैट्यूटरी वो हर साल करवाती है, उन पे ये कहा। लेकिन अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट रिक्वायर्ड ना हो तो फिर वो नहीं करे। तो फिर बाज़ औक़ात क्या होता है, जरूरत के वक्त वो कहते हैं सर पिछले आप 2-3 सालों का ऑडिट कर दे। तो याद रखिए, ये सीफैप में कंसेप्ट काम आएगा कि ऑडिटर को एक से ज्यादा सालों का ऑडिट करने के लिए भी इंगेज किया जा सकता है। और जब वो रिपोर्ट देगा तो उसके ऊपर 2 या 3 या 4 जितने भी साल हैं उनका ओपिनियन दे सकता है। ये सीफैप का कंसेप्ट है। इसके ऊपर ज्यादा नहीं सोचना, सिर्फ ये ज़हन में रखें पॉसिबल है। कैफ की हद तक हमारा क्या है? एक रिपोर्ट, एक ऑडिट, एक रिपोर्ट, एक ओपिनियन, एक ऑडिट, एक रिपोर्ट, एक ओपिनियन, एक ऑडिट, एक रिपोर्ट, एक ऑडिटर, एक ऑडिटर, एक रिपोर्ट, एक। सीफैप पे जाएंगे, ऑडिटर भी एक से ज्यादा हो जाएंगे, ज्वाइंट ऑडिटर, ठीक है? एक ऑडिटर, एक रिपोर्ट भी एक से ज्यादा हो जाएगी। कहेगा आईएफआरएस, ये आईएफआरएस वाली भेजनी है स्टॉक एक्सचेंज को, और एक सब्सिडी होल्डिंग को भी भेजनी है।
ऑडिटर भी दो मल्टीपल हो जाएंगे, रिपोर्ट भी मल्टीपल हो जाएंगी, और एक रिपोर्ट के अंदर ओपिनियन भी मल्टीपल हो जाएंगे। ओके अच्छा, कैफ में तो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एक ही ओपिनियन देते थे, जरा मुझे बताओ इनकम स्टेटमेंट के ऊपर अलग और बैलेंस शीट के ऊपर अलग ओपिनियन हो सकता है? बताओ जरा। ये क्वेश्चन है, ये सीफैब पे जाके आप सीखेंगे, अभी फिलहाल छोड़ें। कैफ का सिलेबस क्या है? एक ऑडिटर, एक रिपोर्ट, एक ओपिनियन। सीफैब में ये सारी चीजें मल्टीपल हो जाएंगी। तो यहाँ पे कह रहा है मैंने बहुत से सालों पे ओपिनियन दिया, तो हर साल का की ऑडिट मैटर इंक्लूड कर दूं। करंट पीरियड डेफिनेशन में था, तीन चीजें डेफिनेशन में हाईलाइट आपको करवाई थी बस, उसमें करंट ईयर में था। करंट ईयर में आएगा सिर्फ, प्रीवियस ईयर में अगर कोई ऑडिट मैटर था भी, अब की रिपोर्ट, अब क्योंकि अब नहीं रहा ना, अब तो बेचारा वो दफन हो गया, अब तो करंट ईयर का ही आएगा, करंट ईयर का ही आएगा। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, एक मैटर पिछले साल भी की ऑडिट मैटर था, क्या वो इस साल भी की ऑडिट मैटर में आ सकता? यस, प्रोवाइडेड कि वो इस साल भी क्राइटेरिया पूरा करता हो। अगर इस साल भी मोस्ट सिग्निफिकेंट है फिर आएगा। अच्छा इसी चीज के ऊपर मुझे बताइए, अब क्वेश्चन से क्वेश्चन मुझे याद आ गया, एक और रियल केस। आपने कहा एक मैटर पिछले साल की ऑडिट मैटर था, इस साल भी वो की ऑडिट मैटर में आ सकता है, प्रोवाइडेड कंडीशन में। एक मैटर के ऊपर पिछले साल हमने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया, क्या उस मैटर के ऊपर इस साल भी क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे? अगेन वही डिपेंड करता है, इस साल भी है। हमारा एक क्लाइंट था, उसकी फैक्ट्री में वो पेंट बनाते थे, केमिकल होता है ना, कुछ केमिकल ऐसे होते हैं वो उनको आप ओपन एयर में रखें ना, आपने साइंस लेबोरेटरी में सीखा, आग लग जाती है उनको, तो वो बड़ा, एक तो उन्होंने इंश्योरेंस करवाई होती है क्योंकि आग लगने का रिस्क होता है, और दूसरा वो बड़े ना सोफिस्टिकेटेड किस्म के एनवायरनमेंट में ऑपरेशन कर रहे होते हैं। लेकिन हुआ क्या, आग लगी, फैक्ट्री जल गई, इन्वेंट्री उनकी अच्छी खासी जल गई, बिल्डिंग जल गई। तो हमारा उनके साथ इशू ये हुआ, अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक स्कोप लिमिटेशन की तरफ भी जा सकता है, एक मिस स्टेटमेंट की तरफ भी। एक्चुअली केस मिस स्टेटमेंट की तरफ गया था, लेकिन अगर आप जैसे कि मैं वैसे एक्सप्लेन कर दूं, मिस स्टेटमेंट का करूं, दोनों चले। पहले मिस स्टेटमेंट, क्लाइंट ने रिकवरेबल फ्रॉम इंश्योरेंस एक एंट्री पास की, लॉस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट एंड एसेट्स क्रेडिट। दूसरी एंट्री पास की रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस डेबिट, लॉस क्रेडिट, यानी उस साल की इनकम स्टेटमेंट में लॉस कोई नहीं आया, रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस आ गया। बताइए एज ऑडिटर आपका कोई रिस्क है? क्या रिस्क है? शाबाश, कि इंश्योरेंस कंपनी से जो रिसीवेबल है वो हो सकता है वर्चुअली सर्टन ना हो। आपको पता है अकाउंटिंग ये कहती है कि अगर लॉस या एक्सपेंसेस अगर सिर्फ प्रोबेबल है ना, आप उनको रिकॉर्ड कर लो, लेकिन अगर इनकम है वो जब तक वर्चुअली सर्टन ना हो नहीं करना। प्रोबेबल का मतलब 50% से ज्यादा चांस हो जाए, वर्चुअली सर्टन का मतलब 95% से ज्यादा। हमने कहा ये आपने रिकॉर्ड क्यों किया? उन्होंने कहा सर इंश्योरेंस करवाई हुई थी, इंश्योरेंस हमारे पास एग्रीमेंट है। हमने कहा इंश्योरेंस एग्रीमेंट में तो बड़ी क्लॉजेज होती हैं, अब वो सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो फाइनल करते हैं क्लेम। ये क्या इंश्योरेंस कंपनी वालों ने एडमिट कर लिया? आप बताइए अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, आप क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? ये कंफर्म करने के लिए कि जो रिसीवेबल रिकॉर्ड किया ठीक है कि नहीं, पहला इंश्योरेंस एग्रीमेंट पढ़ लेंगे, शाबाश शाबाश। दूसरा इंश्योरेंस कंपनी वालों से कंफर्म करेंगे कि बताइए क्या पॉसिबिलिटी है। तीसरा सब्सिक्वेंट इवेंट, ये इवेंट के बाद देखेंगे ये क्लेम एडमिट किया कि नहीं उन्होंने, इंश्योरेंस कंपनी वालों ने। तो हमने कहा सर जी अगर तो आप इंश्योरेंस कंपनी वालों से हमें लिखवा दें कि वो इस क्लेम को आपको पे कर देंगे, कंफर्म है पे कर देंगे, लेकिन हमारा सफिशिएंट एविडेंस होगा वो जो उन्होंने क्लेम एक्सेप्ट किया। अभी चूंकि उन्होंने क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया हो, पता नहीं एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, कितनी अमाउंट का करते हैं, इस पे इशू आया। क्लाइंट का ख्याल था, डायरेक्टर्स का ख्याल था नहीं क्लेम पूरा एक्सेप्ट हो जाएगा, हमारा ये ख्याल था कि अभी सर्टन नहीं है कि कितना एक्सेप्ट होगा। अब बताइए ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है कि क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू? क्या हम ऑडिट रिपोर्ट में मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करते हैं? एक केस स्टडी में उसने प्रेजेंट किया और हमने कहा था गलत किया है, हम नहीं करते हैं, हम ऑडिट। तो हमने ओपिनियन कौन सा दिया? क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड। अब मजे की बात सुने, अगले साल आए जब स्टिल इंश्योरेंस रिसीवेबल रिकॉर्ड हुआ था, अभी भी क्लेम सेटलमेंट नहीं हुई। बताइए अभी एक्सेप्टेंस स्टेज थी, अभी ऑडिट पूरा नहीं हुआ, एक्सेप्टेंस स्टेज में हमें पता चल गया। इस साल भी बताइए क्वालिफाइड ओपिनियन होगा कि नहीं होगा? हालांकि उसी चीज के ऊपर पिछले साल भी क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन अगर वो अभी भी अनरिजॉल्व्ड है तो इस साल फिर ओपिनियन क्वालिफाइड होगा। हमने कहा अब स्टैंडर्ड एक और बात कहते हैं, वो जो बार बार कहते हैं दो चाबी घोरने से डिस्कस करो। स्टैंडर्ड ये कहते हैं पहली चीज, जब कभी आपको पता चले ना कि आपका ओपिनियन क्वालिफाइड या एडवर्स या डिस्क्लेमर हो सकता है, या जब कभी आपको पता चले रिपोर्ट में कोई भी अदर पैराग्राफ भी आ सकता है, ऑडिटर को चाहिए
कि वो फौरी तौर पे क्लाइंट को बता दे सर ये मॉडिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, ये मॉडिफिकेशन इन रिपोर्ट एक्सपेक्टेड, ताकि क्लाइंट ने कोई करेक्टिव एक्शन लेने फौरी तौर पे ले ले। वो कहता है डॉक्टर की तरह काम ना करना कि जब तक मरीज मरता नहीं है ना यही तसल्ली देते रहते हैं बच जाएगा बच जाएगा। तो आपने ये नहीं करना कि क्लाइंट को ये हिम्मत करे सर अनमोडिफाइड रिपोर्ट, इंशाल्लाह अनमोडिफाइड रिपोर्ट, हिम्मत करे सर अनमोडिफाइड, एंड पे एकदम एडवर्स ओपिनियन के साथ रिपोर्ट सामने करते हैं। वो कहेगा भाई मेरे को पहले बताते, मैं मिस स्टेटमेंट थी करेक्ट करवा लेता। डायरेक्टर्स कहेंगे मैनेजमेंट नहीं बात मानती थी, हमारे पास आते हैं हम उनके डंडे के जोर पे करवाते हैं, हम किस लिए बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं। तो जब कभी जनरल रूल क्या है, जब कभी ओपिनियन मॉडिफाइड होने लगेगा ना या रिपोर्ट में कोई भी मॉडिफिकेशन आने लगेगी, हमने एज सून एज पॉसिबल मैनेजमेंट को भी कम्युनिकेट कर देना है और दोष आप भी करना। मैनेजमेंट ना माने तो दोष आप भी करना, ताकि एंड पे झगड़ा ना हो, पहले डिस्कशन हो जाए, ये इशू रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, तो हमने अच्छा वो स्टैंडर्ड बल्कि एक हाथ मजीद आगे जाता है, कहता है अगर आपने एंगेजमेंट को भी एक्सेप्ट नहीं किया ना, आपको एक्सेप्टेंस स्टेज पे लग रहा है कि मॉडिफाइड ओपिनियन जाएगा। जैसे इस केस में अगले साल, आपको पता है हर साल का ऑडिट लादा एक्सेप्ट होता है, हर साल की ऑडिटर की अपॉइंटमेंट लादा होती है। तो अगले साल की एक्सेप्टेंस से पहले हमें पता चल गया था कि अभी भी वो अमाउंट अपियर हो रही है जिसकी वजह से पिछले साल ओपिनियन मॉडिफाई किया था। तो हमने एंगेजमेंट लेटर में ये चीज इंक्लूड की कि वी एक्सपेक्ट टू एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन इन दिस ऑडिट टू इफ एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स आर नॉट मेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये लिख दिया। अब आप हैरान होंगे कि अभी तो ऑडिट शुरू ही नहीं किया, पता कैसे चल गया? प्रायर ईयर एक्सपीरियंस है, याद आप पूछते थे सर अभी ऑडिट शुरू ही नहीं किया, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन कहां से आ गया, एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट का प्रायर पीरियड से, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से आते हैं। क्लियर हुई है बात? अगर इसी तरह इस फायर में कुछ काउंटिंग रिकॉर्ड भी जल जाते, लिमिटेशन भी हो जाते। ठीक है जी, चलिए अब ये क्लियर हो गया सारा। प्रायर पीरियड से कहानी शुरू हुई थी, लेकिन बहरहाल कंसर्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ओके, ये क्वेश्चन आगे चलें जी। नहीं, एंगेजमेंट लेटर में वैसे ही हम लिख देते हैं कि वही एक्सपेक्ट, हमें लग रहा है कि हम क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो रिसीवेबल अभी भी रिकॉर्ड हुआ था। हाँ देखें, लेकिन एंगेजमेंट लेटर में लिखने का ये मतलब नहीं है कि पत्थर पे लकीर हो गया, पत्थर पे लकीर नहीं हो जाता। एंगेजमेंट लेटर का मतलब है हमने अपने चांसेस शो किया क्या हो सकता है। मैनेजमेंट अगर बाद में ठीक करते हैं, हम कहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हम बड़ी खुशी से आपको अनमोडिफाइड रिपोर्ट देंगे। आप ठीक है, अनमोडिफाइड रिपोर्ट ऑडिटर को भी खुशी है। ठीक, तो एंगेजमेंट लेटर में लिख देने का मतलब ये नहीं है कि कंफर्म हो गया अब यही ओपिनियन जाएगा, वो तो सिर्फ एक्सपेक्टेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। हाँ, रिपोर्ट में 3 तरह से क्वेश्चन पूछता है। पहला आपसे सिंपली पूछेगा बताओ इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या है। हमने कहना ये ओपिनियन आएगा, ये एमसीओ मैटर आएगा, ये अदर मैटर आएगा, बस इतना क्या कि एमसीओ मैटर में ये 2-3 चीजें आएंगी। ड्राफ्टिंग नहीं करते, सिर्फ इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन इसके ऊपर है, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन क्या आ सकता है? दूसरी टाइप वो आपको कहे क्वालिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करके दिखाओ, डेप्रिसिएशन है क्लाइंट ने रिकॉर्ड नहीं की, ओपिनियन ड्राफ्ट करके दिखाओ। इसमें जो स्टूडेंट सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं ना, एग्जामिनर कमेंट से बता रहा है, वो कह रहा है स्टूडेंट क्वालिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट कर देते हैं, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करना भूल जाते हैं। हालांकि असल चीज इसमें जो कहानी में एक्सप्लेनेशन होती है ना, वो बेसिस वाले में होती है। और तीसरी चीज, ये तो ड्राफ्टिंग होगी ना, पहले में इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछ लिया, सिर्फ ये बताना रिपोर्ट में क्या क्या इफेक्ट किस जगह आएगा। दूसरे में ड्राफ्टिंग पूछ, तीसरे में क्या कहता है ड्राफ्टिंग भी आई क्या, पहले पूछता था, अब थोड़ा उसने हाथ ड्राफ्टिंग के ऊपर कम कर दिया, क्योंकि उसे पता है कि जिसका रट्टा मजबूत हुआ, स्ट्रांग हुआ, वो पूरे नंबर ले जाएगा। अब क्या करता है, कहता है ड्राफ्टिंग तुम छोड़ो, ड्राफ्टिंग मैं देता हूं, इसमें से गलतियां निकाल लो। ये वही कर सकता है जिसका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, रट्टा भी और कंसेप्ट भी। कंसेप्ट में जिसका रट्टा स्ट्रांग हुआ होता है, क्या कर, उसके भी एग्जामिनर कमेंट्स आते हैं, उसका भी ऑपरेशन करता है एग्जामिनर। कहता है कि मैंने कहा था इसमें से एरर्स आइडेंटिफाई करो, उसने सही पैराग्राफ दोबारा रिप्रोड्यूस कर दिया, 0 नंबर। वैसे क्या एरर आइडेंटिफाई करने का मतलब है इसमें से गलती, कि ये आना था, ये नहीं आना था, ये आना था, ये नहीं आना था। अगर मैं एरर्स आइडेंटिफाई करने को कहूं और आप सही पैरा रिप्रोड्यूस कर दे दोबारा से कि भाई खुद देख लो, तुम्हारा ये गलत है, हमारा ये सही है, देख लो कहां कहां पे फर्क है, कहता है 0 नंबर। क्यों 0 नंबर पता है ना, रिक्वायरमेंट। अब पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, एरर्स आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई एक्सप्लेन शॉर्टकमिंग इन द फॉलोइंग पैराग्राफ, ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट ऑफ जावेद लिमिटेड, एम्फसिस ऑफ मैटर, हेडिंग दी, ठीक किया, हेडिंग दी, ये ठीक किया, ठीक हेडिंग दिया कि नहीं ये नहीं पता, बे ये नहीं पता। We draw attention to the fact that company has accumulated losses. Losses, ये तो गोइंग कंसर्न की तरफ नहीं जाते, accumulated losses।
एंड सर्टेन पेमेंट्स अगेंस्ट लॉन्ग टर्म लोन वर ओवरड्यू एट द रिपोर्टिंग डेट, पेमेंट भी नहीं कर पा रहे, लॉस पे लॉस, पेमेंट भी नहीं कर पा रहे, ये तो गोइंग कंसर्न की तरफ जाना चाहिए। लेकिन मैं पहले पूरा पढ़ लूं पैराग्राफ। एज एट 30 सितंबर 2022 टोटल लायबिलिटी एक्सीडेंस टोटल एसेट्स दे भैया बाय रुपीज 15 मिलियन। These अब तो गए हो। These conditions indicate the existence of a material uncertainty that may cause significant doubt on company's ability to continue as going concern. पहली गलती, हेडिंग गलत दिया, हेडिंग मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न की आनी चाहिए। एग्रीड। दूसरी गलती, रेफरेंस टू भाई गोइंग कंसर्न के पैराग्राफ में रेफरेंस आता है, रेफरेंस नहीं दिया हुआ। तीसरी गलती, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड, ये नहीं दिया हुआ, ठीक है, आवर ओपिनियन नॉट मॉडिफाइड। 3 इवेंट्स या कंडीशन बता दी है और ये भी बता दिया कि ये मटेरियल अनसर्टेनिटी इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ये आ गया, हेडिंग का मसला था, रेफरेंस था और आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड, करेक्ट। नहीं, 2 शू को छोड़े। 25 Your firm is the external auditor of Macho Limited for the year ended 31st December 2013. सॉरी, मैं भी यही सोच रहा था, खाली रिक्वायरमेंट स्टेट विद रीजन, रिक्वायरमेंट क्वेश्चन से ज्यादा बड़ी लग रही थी। स्टेट विद रीजन द इम्प्लीकेशन फॉर योर फर्म्स ऑडिट रिपोर्ट ऑन Macho's financial statement for the year 31st December 2013. If the directors of Macho prepare financial statements on breakup basis and adequately disclose the basis of preparation in notes to the financial statement. और second, prepare the financial statement going concern basis. अब पहले हम देख लें कि हुआ क्या। हमें ये पता चल गया कि वो कोई गोइंग कंसर्न की तरफ बात लेके जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप बेसिस कहा उसने, यहाँ पे गोइंग कंसर्न बेसिस कहा। On 12th January 2014, Macho's warehouse was destroyed, resulting in the loss of its entire inventory and an inability to fulfill customers' outstanding orders for the foreseeable future. आग लगी, वेयरहाउस जल गया, इन्वेंट्री उड़ गई, सारे खत्म। Your firm has concluded. अच्छा देखा, मैंने आपको बताया होगा, आप परेशान होते थे कि सर एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, नॉट एप्रोप्रिएट के मटेरियल अनसर्टेनिटी, और मैंने आपको बताया था कि हमेशा आपको क्वेश्चन में बताएगा। तो यहाँ पे देखे कह रहा है योर फर्म हैज कंक्लूडेड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन ब्रेकअप बेसिस, मतलब लिक्विडेशन बेसिस, अल्टरनेट बेसिस, नॉन गोइंग कंसर्न। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, उसके ऊपर प्रिपेयर होने। लेकिन एक चीज मुझे बताइए, मेरा ख्याल है ये गलत है। एक मिनट, ये तो ईयर एंड के बाद हुआ है, तो फायर ईयर एंड के बाद आग लगना, ये तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। फाइनेंस, इसका डिस्क्लोजर आना चाहिए, एडजस्टमेंट्स वगैरह नहीं आनी चाहिए। एग्री करते हैं? अच्छा अब सुनिए, फायर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, गोइंग कंसर्न एडजस्टिंग इवेंट है। किसी भी इशू की वजह से अगर गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट होना, ये हमेशा एडजस्टिंग इवेंट है, ये नोट कर लें। एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल दिखाई है ना आपको, कल वो मीटिंग में भी पूछे थे, एडजस्टिंग कर सिखा के गुस्सा उड़ा रहा था उसने, किक आउट कर दिया। एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल्स क्या है? एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल्स क्या है? बैंक्रप्सी, एनआरवी, लिटिगेशन का डिसीजन, रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव इन्वेंट्री, और अब 5वीं आइटम भी ऐड कर ले, गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट। गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट, ये हमेशा एडजस्टिंग इवेंट होता है। नॉन एडजस्टिंग में तो आपको एक ही एग्जांपल दी हुई है ना, नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर कोई भी हो सकता है, फायर भी, अर्थक्वेक भी, वगैरह वगैरह। वैसे अगर आप आइंदा, बल्कि मैं भी बता देता हूं, आप सोच रहे होंगे सर एक ही दफा हमें सारी एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग एग्जांपल क्यों नहीं बता देते? हमें बार बार पूछना पड़ती हैं सर, बार बार बताते हैं, फिर भूल जाते हैं। क्या ही ऐसा हो कि किसी किसी एक सफे के ऊपर लिस्ट लिखी हो, हम उस लिस्ट को याद कर लें, ठीक है, कि एडजस्टिंग इवेंट कौन कौन से हैं, नॉन एडजस्टिंग इवेंट कौन। ये ऑडिट में लिस्ट है ना, आधा ऑडिट इन लिस्ट में छुपा हुआ है, जितनी भी लिस्टें आपको दी जाती हैं इन लिस्ट के अंदर आधा। तो ये पेज है हमारा इस बुक के मुताबिक 282, सब्सिक्वेंट इवेंट, चैप्टर 20। सब्सिक्वेंट इवेंट के सेक्शन में पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, पेज इस एडिशन का 282।
हाँ देखें एग्जांपल्स ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट दिए हुए हैं, एडजस्टिंग इवेंट। आइंदा जब कभी कोई पूछे सर ये एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है, सर नॉन एडजस्टिंग, इसके एग्जांपल्स तो बता दें। तो मेरे बताने से पहले आपने उसको कहना भाई सर ने बताया था पेज 282, पेज 282, पेज 282। चलो अभी बता दिया ना, अल्लाह करे आइंदा से भी मसला ना हो, आइंदा से भी ना हुआ तो मेरी जान सुखी हो जाएगी। पेज 282 एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग, इस लिस्ट को पढ़ ले, इस लिस्ट को। इसमें आखिरी एग्जांपल देखें लिखी हुई है, चेंज इन गोइंग कंसर्न अजम्पशन आफ्टर द ईयर एंड, ये यही तो है, इसका मतलब है ये एडजस्टिंग है। ये कितनी थी क्या नहीं, कौन किस में एमसी मैटर आएगा? हाँ हाँ तो उसमें आएगा ना, वो सही कह रहे हैं आप, हंस रहे हैं उनके ऊपर। अच्छा सच में आएगा, अच्छा हंस रहे हैं, अब भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा इससे तो ये एडजस्टिंग इवेंट है। हमारा जो कंक्लूजन है कि गोइंग कंसर्न नॉट अप्रोप्रिएट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ब्रेकअप वैल्यू पे प्रिपेयर होनी चाहिए, ये कंक्लूजन सही है, इससे एग्री करते हैं। State with reasons the implication for your firm's audit report on Macho's financial statement for the year end December if the directors of Macho prepare the financial statements on breakup basis and adequately disclose the basis of preparation in notes to the financial statement. Unmodified opinion आएगा प्लस emphasis of matter पैराग्राफ, जिसमें क्या कहा जाएगा, नोट्स को रेफर किया जाएगा जो कि स्पेशल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को बता रहे हैं। अभी ये स्पेशल बेसिस फ्रेमवर्क बन गया ना, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क बन गया ना। गोइंग कंसर्न जनरल होता है, नॉर्मल होता है, और नॉन गोइंग कंसर्न स्पेशल होता है। तो एमसीक्यू मैटर आएगा, एमसीक्यू मैटर के एग्जांपल में पढ़ा था, ये आखिरी एग्जांपल यही था, तो एमसीक्यू मैटर आएगा। गोइंग कंसर्न का पैरा क्यों, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अनसर्टेनिटी है ही नहीं, कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं, कंफर्म हो गया नॉट एप्रोप्रिएट। वो तो मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा तो तब बात है जब अनसर्टेनिटी हो, जब अनसर्टेनिटी ही नहीं है तो ये पैरा भी नहीं आएगा। भाई वन क्लियर है? सेकंड, प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ गोइंग कंसर्न। अगर वो गोइंग कंसर्न के ऊपर फाइनेंशियल है तो मिस स्टेटमेंट है। इफ मटेरियल इफ परवेसिव करेंगे ना, डायरेक्ट परवेसिव, डायरेक्ट परवेसिव, एडवर्स ओपिनियन है। और बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन बोले, बेसिस फॉर ओपिनियन ना बोले, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन। बेसिस फॉर ओपिनियन तब बोलते हैं जब अनमोडिफाइड ओपिनियन होता है। जब मॉडिफाइड ओपिनियन हो ना तो फिर उसका नाम लेके बोलते हैं बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ओपिनियन। तो यहाँ पे बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में आईटी एक्सप्लेन करेगा नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट। क्लियर? अच्छा एडवर्स ओपिनियन के साथ मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा आएगा? क्यों नहीं आएगा? अनसर्टेनिटी है ही नहीं। अच्छा एमसीक्यू मैटर तो आएगा, क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से स्पेशल पर्पस के मुताबिक बनाई ही नहीं, बनाई ही नहीं। हाँ, तो वो सारे मसले मसाइल हम बेसिस में ही डिस्कस कर देते हैं। क्लियर क्वेश्चन? इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट, 25 भी हो गया। 26 रिक्वायरमेंट। Explain what is meant by the going concern concept and why the auditor should consider whether a company is a going concern. Going concern concept क्या है? कि entity will continue to operate for foreseeable future, और interpretation में foreseeable future को कितना कहते हैं? 12 months period, 12 months period। हालांकि हम 12 मंथ्स के बाद वाले इमर्जेंसी कंडीशन की भी इंक्वायरी कर सकते हैं क्लाइंट से, लेकिन हमने इफेक्ट 12 मंथ्स के अंदर लेना होता है। Why the auditor should consider whether company is a going concern? Because it is fundamental assumption if company is going concern, then it will report its assets and liabilities on its cost, and classification will be between current and non-current. और अगर appropriate और अगर going concern appropriate नहीं है तो मेजरमेंट और क्लासिफिकेशन दोनों चेंज होती है। मेजरमेंट और क्लासिफिकेशन में फर्क आपने पढ़ा ना अकाउंटिंग में। अगर गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट नहीं है तो मेजरमेंट भी चेंज होती है, क्लासिफिकेशन भी। मेजरमेंट का मतलब है सारे एसेट लायबिलिटी फेयर वैल्यू पे आएंगे, मार्केट वैल्यू पे, और क्लासिफिकेशन का मतलब करंट में आएंगे। तो ये 12 थ्योरेटिकल डिस्कशन थी। आई कैप नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछता थ्योरेटिकल, हाँ बी वाले पूछता। क्या? एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस पर्टिकुलर टू स्टडी आइडियल व्हिच मे इंडिकेट दैट इट इज नॉट गोइंग कंसर्न।
आपने इनमें से फैक्टर्स ढूंढने हैं जो इंडिकेशन कर रहे हो कि ये गोइंग कंसर्न नहीं है। इसका मतलब है जो हमने इवेंट्स या कंडीशंस पढ़े थे ना, वही इंडिकेशंस होती है ना, उनमें से उसने कुछ ना कुछ मिक्स करके यहां पे दिए होंगे और हमने बताना है कि इनमें से कौन से वाले नॉट गोइंग कंसर्न। तैयार है? चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं और आइडेंटिफाई कर ले। You are planning the external audit of Study ID Limited, Study ID, whose principal activity is the provision of road haulage services. सड़कों को ठीक करते होंगे। यहां तक बताइए कोई गोइंग कंसर्न जो है? सड़कें खराब, उसने क्वेश्चन में कहा है सड़कें खराब है, उसने कहा है कि उसने कोई पुल बनाया था और वो गिर गया है। अगर कहा था पुल बनाया है इसने गिर गया है, फिर वो इवेंट था। अब कुछ भी नहीं बताया, अभी कह रहे हैं ऐसे तो नहीं है ना, एज्यूम। केस स्टडी में कितनी था बताया? केस स्टडी में गिवन फैक्ट्स के अंदर हमने एनालिसिस करना होता है। अभी तक कोई बने। नेक्स्ट, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मई 2007। हाँ जी बताइए, इस सेंटेंस में है कोई इवेंट या कंडीशन? नहीं है। द कंपनी मेड a loss for the year to 31st May 2007. This is mainly due to loss of a major customer to a company. अच्छा, नॉर्मली एक साल के लॉस से गोइंग कंसर्न नहीं होते, लेकिन अगर लॉसेस कंटिन्यूस नेचर के हों, अगर इक्विटी नेगेटिव हो जाए, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो जाएं, तो उस सूरत में हो सकता है। यहां पे जब लॉस की बात की ना, मैं थोड़ा शक में पड़ गया था, इसको गोइंग कंसर्न की तरफ लेके जाऊं कि ना लेके जाऊं। अगर एग्जाम में मुझे बाकी के पॉइंट्स मिल जाए तो फिर मैं इस तरह के पॉइंट्स को हम छोड़ देते हैं। बात खाता हम रिस्क असेसमेंट में भी ये सीखेंगे, सम टाइम कोई पॉइंट आता है उसके ऊपर 50-50 होते हैं, इसे सोल्यूशन में शामिल करें कि ना करें, तो उस सूरत में बेहतर होता है उसको हाईलाइट करके छोड़ दें, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अगर आपको लगे कि बाकी के क्वेश्चन में सफिशिएंट पॉइंट हो गए हैं तो इस तरह के 50-50 वाले पॉइंट्स को छोड़ दें। लेकिन अगर लगे कि बाकी के क्वेश्चन में सफिशिएंट पॉइंट नहीं हुए तो फिर इन 50-50 वाले पॉइंट्स को भी सोल्यूशन का हिस्सा बना लें। तो अभी मैंने इसको अंडरलाइन करके रख दिया था कि मैंने कहा अगर मेरे पॉइंट पूरे हो गए तो ठीक है, वरना इसको लॉस को भी मैं गोइंग कंसर्न में डाल दूंगा। लेकिन आगे उसने मजीद एक्सप्लेन किया कि ये मेजर कस्टमर की वजह से है, टू ए कंपेटिटर एंड एक्सेप्शनल कॉस्ट इनकर्ड इन रिलेशन टू न्यू प्रेमिसेस। तो अब जो कस्टमर चला गया कंपेटिटर के पास, वो वापस नहीं आएगा, अगले साल भी उसके पास रहेगा, तो ये लॉस कंटिन्यूअस नेचर का बन गया। बताइए अब ये गोइंग कंसर्न की इंडिकेशन है क्या? अच्छा, कंफर्म नहीं आपने करना, इंडिकेशन है, इसको आपने एक इंडिकेशन के तौर पे हाईलाइट करना है, क्योंकि हो सकता है कंपनी नया कस्टमर ढूंढ दे, या मे भी बातचीत करके रेट कम करके इसी को वापस बुला ले। तो हमने इंडिकेशन इवेंट्स या कंडीशन के तौर पे, कंक्लूजन नहीं देना कि अब कंपनी बिल्कुल डूब गई, ठीक है। इवेंट्स या कंडीशन उसने आइडेंटिफाई करने को कहा है, वही करेंगे। यहां पे आइडेंटिफाई हो गया, पहला एक हो गया, आगे चलते हैं। इन प्रीवियस ईयर द कंपनी हैज बीन प्रॉफिटेबल बट हैज रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड रिड्यूस्ड मार्जिन ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल। हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल, ये तो आजकल की सिचुएशन आ गई, हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल। अब मुझे ये बताइए कि फ्यूल का रेट कितना डबल हो गया तकरीबन। अब जो कंपनीज फ्यूल के ऊपर चल रही हैं, फैक्ट्री चला रही है, उनकी कॉस्ट कितनी होगी? उनकी तो डबल हो चुकी होगी, ठीक है। कुछ हिसाब से रॉ मटेरियल भी, हालांकि सारी की सारी कॉस्ट फ्यूल बेस्ड नहीं होती। अगर फॉर एग्जांपल टोटल कॉस्ट का 30% 40% फ्यूल बेस्ड है तो वही डबल हुआ है। लेकिन सम टाइम दूसरे रॉ मटेरियल फ्यूल की जब प्राइस इंक्रीज होती है तो सिर्फ फ्यूल की नहीं होती, उससे रिलेटेड अब जो रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करके मंगवा रहे थे वो भी प्राइस बढ़ गई, तो प्राइसेस बढ़ गई। अब जिन कंपनी, इसका मतलब है कि इनका तकरीबन 50% के करीब कॉस्ट तो कंफर्म बढ़ गई होगी फ्यूल बेस्ड आजकल के हालात में। तो अगर किसी का मार्जिन ही 20% है, 25% है, उसके लिए ये गोइंग कंसर्न कंडीशन है कि नहीं, कि डाउट क्रिएट हो रही है। और लोगों की फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं, नहीं चला रहे, ठीक है। तो इसीलिए अब ये बताइए, बज़ाहिर दिखने में ना लगता है फ्यूल की प्राइस ही बढ़ी है, क्या प्रॉब्लम है? ये जिन कंपनीज जो फ्यूल के ऊपर चल रही होती हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। तो ये भी रिड्यूस्ड मार्जिन होना, ये भी एक इवेंट या कंडीशन है कि कंटिन्यूस नेचर का। इसी तरह एक और, अब यहां पे पता नहीं आगे डिस्कस करेगा कि नहीं, एक और होता है इवेंट या कंडीशन जो डाउट क्रिएट करता है, कंपेटिटर्स का बढ़ जाना, मार्केट में न्यू कंपेटिटर आ जाना, जिससे वो हमारे जो कस्टमर्स है उसको अट्रैक्ट करता है। जैसे ये हमारा कस्टमर खींच के ले गया, तो अगर किसी क्वेश्चन में कह दे कि न्यू सक्सेसफुल कस्टमर मार्केट में इन हुआ है, तो वो भी हमारी एक इंडिकेशन होती है कि गोइंग कंसर्न डाउटफुल हो सकते हैं,
तो बताइए फ्यूल वाली पॉइंट आपको जस्टिफाई लगता है कि ये डाउट क्रिएट कर सकता है? हाई कॉस्ट ऑफ, बिल्कुल। जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी बढ़ जाए या सेल प्राइस कम हो, कम करनी पड़े, तो ये दोनों सिचुएशंस में हमारे मार्जिन्स कम हो जाते हैं और ये डाउट क्रिएट करता है। नेक्स्ट, इसमें 2 पॉइंट आ गए हमारे पास, 2 इमर्जेंसी कंडीशन। नेक्स्ट, डिस्पाइट इट्स पुअर ट्रेडिंग रिजल्ट्स द कंपनी हैज मैनेज्ड टू स्टे विद इन इट्स ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफ 500,000। जी, इसकी वजह से कोई इशू राइज होता है कि नहीं? नहीं, ये तो कंपनी नॉर्मल लोन लेती है, उसने लोन लिया हुआ, कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर ये कह दे कि लोन की इंस्टॉलमेंट से रीपे नहीं कर पा रही, अगर ये कह देता तो फिर हम कहते हैं इंडिकेशन है, क्योंकि आपको पता है कंपनी लॉ में भी लिखा हुआ है कि अगर 1 लाख रुपया किसी से आपने उधार लिया और टाइम पे उसको पे नहीं किया, अगर वो चाहे क्रेडिटर, अगर वो चाहे तो कोर्ट में जाए, कोर्ट वाइंडिंग ऑफ ऑर्डर पास कर देती है। दिस वाज अचीव्ड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर टेम्परेरी लेंडिंग टू कंपनी 200,000 एंड डिलेइंग पेमेंट्स टू क्रेडिटर। हाँ, ये जो डिलेइंग पेमेंट्स टू क्रेडिटर है, अच्छा ये जो था, ये तसल्ली वाली बात थी। मैनेजिंग डायरेक्टर का लोन दे देना ये नेगेटिव बात नहीं है, बल्कि नेगेटिव हालात में पॉजिटिव बात है। जैसे अगर कहे कि कंपनी बिल्कुल तबाह बर्बाद होगी, 1 रुपया भी नहीं है, किसी को पेमेंट नहीं कर सकते, ऐसे में होल्डिंग कंपनी कहे कि हम आपको $1 मिलियन का बेल आउट पैकेज आपके लिए मंजूर करते हैं, ठीक है, और आपको लोन देते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन 1 मिलियन का, तो बताइए ये कंडीशन है इवेंट्स या डाउट्स कि ये उसको काउंटर कर रही है? काउंटर कर रही है। तो डायरेक्टर का लोन देना ये काउंटर करने के लिए था, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो ना डिलेइंग पेमेंट टू क्रेडिटर, डायरेक्टर तो हमारी कंपनी का बंदा है, वो तो जरूरत के वक्त उसने लोन दे दिया कि चलो कंपनी चलती रहे, मेरी भी नौकरी लगी हुई है, कंपनी चलती रहे। लेकिन क्रेडिटर तो ऐसा नहीं सोचेंगे ना, उनको अगर पेमेंट टाइम पे नहीं दी, वो हो सकता है आपके साथ ट्रेड करने से वो अगर कोई सख्त दिल हुआ ना, कोर्ट में चला जाएगा, वाइंडिंग का। अगर कोई नरम दिल हुआ ना, तो वो कहेगा अच्छा आपके साथ साल का ताल्लुक है, सेल परचेज करते रहे हैं, हम कोर्ट में नहीं जाते, लेकिन आइंदा आपको उधार माल भी नहीं देना, हमने कैश लेके आएंगे फिर, यानी टर्म्स ऑफ द ट्रेड चेंज कर लें क्रेडिटर। तो ये भी एक इवेंट्स या कंडीशन कास्टिंग डाउट है। कौन सी वाली लाइन? डिलेइंग पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स। ये 3 पॉइंट, वही पॉइंट वही है, इवेंट्स या कंडीशन वही है जो इंडिकेट कर रहे हो कि कंपनी में नॉट बी ए गोइंग कंसर्न। 3 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट इधर से, हाँ, द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज टू बी रिव्यूड बाय द बैंक इन सितंबर 2007 आफ्टर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रिव्यू की जाएगी सितंबर 2007 में, तो इसमें कोई अच्छा आगे है। फिलहाल देखिए साथ साथ यहां तक मुझे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं लग रही जो डाउट क्रिएट करे हो। हाँ, अगर कहता डिफॉल्ट किया है वगैरह वगैरह, या बैंक ने रिफ्यूज कर दिया उसको रोल ओवर करने से, फिर प्रॉब्लम होती। आगे क्या कह रहा है? The company has a loan installments falling due in October 2007, which it plans to repay with the proceeds from recently vacated premises, which are currently for sale. Which are currently for sale. अच्छा, आप ना अकाउंटेंट के तौर पे सोचते हैं, फिक्स एसेट को सेल किया, आप कहेंगे फौरन जहन में आएगी डिस्पोजल अकाउंट, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन जब ऑडिटर या मैनेजेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करेंगे ना, तो आप ये सोचेंगे फिक्स एसेट इक्का दुक्का सेल किया है कि ज्यादा किए हैं। अगर इक्का दुक्का किया तो ठीक है, जाने ऐसे होता है, एक बेचा एक खरीदा, पुराना जाएगा तो नया आएगा, पुराना बेच दिया नया खरीद लिया होगा। लेकिन अगर ज्यादा फिक्स एसेट्स बेचे, क्वेश्चन में कहते हैं मेजर डिस्पोजल, तो फिर हम सोचेंगे अगर फिक्स एसेट बेच रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कहां से करेंगे, अब बिजनेस किससे करेंगे? भाई बिजनेस तो फिक्स एसेट से ही होता है। अगर फिक्स एसेट ही बेच दिए, फिक्स एसेट, मेजर फिक्स एसेट्स का बेचना, डिस्पोज करना इंडिकेट कर रहा होता है कि फ्यूचर में आपकी जो बिजनेस एक्टिविटी है वो कम हो रही होगी। अगर कंपनी अपने फिक्स एसेट्स को बेच के रोजमर्रा के, भाई मुझे बताइए, अगर कोई अपने घर के बर्तन इसलिए बेचता है कि नया सेट आया है, ये बात समझ आती है, नए बर्तन आए पुराने गए। लेकिन अगर कोई बर्तन बेच के अपना खर्चा चला रहा हो, घर की हांडी सालन, इस भाई बर्तन बिकते हैं तो हांडी सालन पकता है, वरना नहीं। फिक्स एसेट बिकते हैं तो क्रेडिटर को पेमेंट होती है, फिक्स एसेट बिकता है तो इन्वेंट्री, तो ये ऐसा तो ये इंडिकेशन है कि गोइंग कंसर्न हो सकता है, अप्रोप्रिएट ना हो। ये चीज ध्यान में रखिएगा। नॉर्मली फिक्स एसेट्स को बेच के करंट लायबिलिटीज को पे नहीं किया जाता। अगर इस तरह हो रहा है तो फिक्स एसेट आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। जी, हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए रखते हैं। भाई का क्वेश्चन, उसने कहा सर आप मुझे बताइए कि क्या इफेक्ट होगा हमारे ऑडिट पे
रिक्वायरमेंट जनरलाइज है। क्या इफेक्ट, ये नहीं उसने क्या इफेक्ट होगा रिपोर्ट पे, उनका क्या इफेक्ट होगा हमारे ऑडिट पे अगर हमने किसी कस्टमर के लिए फिक्स एसेट खरीदा हो और वो कस्टमर ही बैंकरप्ट हो जाए, वो कस्टमर ही बैंकरप्ट हो जाए, तो वो कस्टमर नहीं हुआ। समझे, हमारे साथ भी वही हुआ। अभी नहीं, सुन ले इफेक्ट क्या होगा, सुन ले, तरतीब से सुने, तरतीब से सुने। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, कस्टमर के लिए मशीनरी खरीदी और कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, इफेक्ट ऑन ऑडिट क्या होगा? पहला इफेक्ट डेटर्स, ये एडजस्टिंग इवेंट है, एडजस्टिंग इवेंट है, डेटर्स पे प्रोविजन रिकॉर्ड करनी होगी। क्लियर? दूसरा, डेटर्स बैड डेट हुए, ये एडजस्टिंग इवेंट है, तो उसके लिए जो मशीनरी खरीदी उसकी इंपेयरमेंट भी नहीं हो गई, वो भी एडजस्टिंग इवेंट है। मशीनरी के डेटर की भी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, बैड डेट की, मशीनरी के इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मशीनरी का इंपेयरमेंट लॉस क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उसी के लिए मशीनरी खरीदी थी। हाँ, सेल पहले करते रहे हैं ना, पहले कुछ ना कुछ करते रहे। तो मशीनरी की इंपेयरमेंट समझ आई कि नहीं आई? मशीनरी की इंपेयरमेंट नहीं समझ आई आपको? मशीनरी किसके लिए खरीदी थी? कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, अब उस सामान इन्वेंट्री निकाल के मैन्युफैक्चर कर करके किसको बेचेंगे? किसी को भी नहीं बेच सकते ना, किसी को नहीं बेच सकते, तो वो मशीनरी इंपेयर्ड हो गई, इंपेयर्ड हो गई। अभी पढ़ी है ना अकाउंटिंग में, हाँ इंपेयर्ड हो गई। लेकिन मुझे इससे गर्ज नहीं आपने अकाउंटिंग क्या पढ़ी, मुझे इससे गर्ज है ऑडिट प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे। डेटर बैंकरप्ट हो गया, कितनी अमाउंट से प्रोविजनिंग होनी चाहिए, कितना राइट ऑफ होना चाहिए, बैड डेट किस अमाउंट के रिकॉर्ड होने चाहिए, इसके लिए प्रोसीजर बताएं। एक मार्केट में मार्केट में डेटर के मार्केट से क्या, कौन सी मार्केट में बैठा होता है? कस्टमर बाकी बैंकरप्ट हुआ है कि नहीं, मार्केट से पूछेंगे। मार्केट वाली बात मार्केट वाला प्रोसीजर जस्टिफाई करवाना है आपने। नहीं, जी बताइए। ये रेंट के बाद देखेंगे उससे कितने कलेक्शन हुई है, जितनी कलेक्शन हो गई वो तो गुड है, जो नहीं होगा। और प्रोसीजर एक, अब आप सीनियर हो रहे हैं, और प्रोसीजर बताइए। सेल्स एग्रीमेंट देखेंगे, एक मिनट आ रहे, किधर है प्राइस, किधर है? सेल्स एग्रीमेंट में वो कौन सी चीज देखेंगे जो हमारी प्रोविजन करने या ना करने को अफेक्ट करेगी? एक चीज होती है, एक चीज होती, सेल प्राइस इन्वेंटरी नहीं जी। 50 रुपए इनाम उधार में मिलेगा, बाद में रेट किस प्राइस पे? ना ना ना, ना। एक मिनट है, डिफॉल्ट किया तो पेनल्टी क्या पड़ेगी? ओवर डेप्रिशिएटेड तो नहीं था? एक मिनट नहीं, एजिंग सेल एग्रीमेंट में कहां से आती है? सेल एग्रीमेंट में एजिंग होती है, खुदा का खौफ कर। 50 रुपए के लिए आप इतना गिर जाएंगे, मेरे वहम गुमान में भी नहीं था। हाँ शाबाश शाबाश, कोई सिक्योरिटी वगैरह दी गई है कि नहीं? सिक्योरिटी दी है कि नहीं? अगर डेट सिक्योर्ड है, सिक्योरिटी उधार माल देने से पहले कोई सिक्योरिटी रिक्वायरी थी, बाजू का सिक्योरिटी रिक्वायरी जाती है, बैंक गारंटी वगैरह होती है, तो उस सूरत में जितनी सिक्योरिटी की अमाउंट है उतने से प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं होगी। ये क्लास के बाद आपने प्राइस लेना। अच्छा हाँ, लेकिन एक अभी रह गया, अभी केस पूरा नहीं हुआ। ऊपर वाले पॉइंट को छोड़ो, गोली मारो उसको। ये जो भाई ने क्वेश्चन उठाया कि एक डेटर के लिए फिक्स एसेट खरीदा और वो डेटर ही बैड डेट हो गया, तो उसका हमारे एड पे क्या इंपैक्ट होगा? एक तो मैंने बताया कि जो डेटर है इसकी प्रोविजनिंग रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, बैड डेट हो गया, और दूसरा मशीनरी की इंपेयरमेंट। तो बताइए कैसे इंश्योर करेंगे कितना इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड होना चाहिए? इंपेयरमेंट ये पूछ, ऐसे ही नहीं रुक के इस तरफ निकल गया। ऐसे नहीं होता कि स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछा तो मैं उस तरफ निकल जाऊं, कोई वजह है तो इसको डिस्कस कर रहा हूं। आई क्या बार बार पूछ रहा है तो डिस्कस कर रहा हूं। इंपेयरमेंट शाबाश, रिकवरेबल अमाउंट। सबसे पहले क्लाइंट से वर्किंग ना ले लें कि भाई तूने इंपेयरमेंट कैलकुलेशन किया तो दिखाओ, क्लाइंट से इंपेयरमेंट। फिर उसके बाद रिकवरेबल अमाउंट उसकी कैलकुलेट की, उसकी फेयर वैल्यू एस्टिमेट, फेयर वैल्यू के लिए
मार्केट प्राइस, रिवैल्यूअर की रिपोर्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट, और फिर कैलकुलेशन करके देखा कहीं कौन सी अमाउंट किससे ज्यादा तो नहीं है, कहीं वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज कहते हैं ना उसको, रिकवरेबल अमाउंट कहते हैं। अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से ज्यादा तो नहीं है, वही हाँ, रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम तो नहीं है, अगर कम है तो समझ गए ना। चले, अब मैं पहले काउंटिंग में ज्यादा आगे निकल गया हूँ, आगे मेरे बस की बात नहीं है, मेरी इतनी काउंटिंग में वापिस आ जाए। तो इसका मतलब है क्या, हम मुझे बताइए इस सारी डिस्कशन के बाद जिस कंक्लूजन पे पहुंचे, क्या अगर हमसे क्वेश्चन में कहे डेटर बैड डेट हो गया है, इसको प्रोसीजर बताओ इंश्योर करने के लिए कि कितनी अमाउंट की प्रीमियम रिकॉर्ड होनी चाहिए, कुछ प्रोसीजर एक दो बता सकते हैं। अगर हमसे कहे कि कोई फिक्स एसेट इंपेयर हो गया है, करेक्ट अमाउंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट हुई है कि नहीं, क्लाइंट ने जो कैलकुलेट वो सही है कि नहीं अमाउंट, इसके लिए दो तीन प्रोसीजर बताओ, बता सकते हैं। और ये आइंदा ना हमेशा, ये अच्छा पॉइंट था भाई ने बताया, सेल्स एग्रीमेंट में सिक्योरिटी की जो अमाउंट है ये जरूर लिख दीजिएगा डेटर बैड डेट होने में, कि हम उनके साथ जो सेल एग्रीमेंट है वो देखेंगे और उसमें ये डेट सिक्योर्ड था कि नहीं, ये लाइन देखेंगे। ये अच्छा प्रोसीजर था। लिक्विडेटर से भी पूछेंगे, शाबाश, ये भी वैलिड पॉइंट है, लिक्विडेटर से भी पूछेंगे। जी जी ठीक है, मैं समझ गया। इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, डिफरेंट वर्ड में थोड़ा सिंप्लीफाई करके शेयर कर रहा हूं। उनका सर वो तो खाली ऑफिस था, वो हमारे काम का तो नहीं था, वो तो वैसे फर्क पड़ा था, हमने सेल करना था, वो तो हमारा सरप्लस एसेट था। अगर ये इनका आर्गुमेंट ठीक है, अगर ये सरप्लस एसेट है और उसको सेल किया गया है, उस सूरत में ये इशू नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, रूटीन की सेल पर हो रही है, अगर उस सूरत में इशू नहीं है। लेकिन अगर ये सरप्लस एसेट नहीं था, अब देखें वकेट किस वजह से किया है, हो सकता है वकेट इसी वजह से किया हो कि वहां पे सेल वगैरह नहीं हो रही, ठीक है बस। तो ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, आपका आर्गुमेंट बिल्कुल ठीक है कि अगर ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर डिस्ट्रॉय हुई तुम्हारी 3 में से एक फैक्ट्री, ये गोइंग कंसर्न का इशू नहीं है, लेकिन एक फैक्ट्री थी वही डिस्ट्रॉय हुई, ये गोइंग कंसर्न की तरफ जा सकता है। अगेन सेम कंसेप्ट यहां पे, अगर सरप्लस ये एसेट था, प्रॉपर्टी थी, उसको डिस्पोज किया है तो फिर कोई इशू नहीं है, वो तो रूटीन का काम हो गया ना, वो तो मैंने भी पहले बता दिया, फिर गोइंग कंसर्न का इशू नहीं है। लेकिन अगर ये रूटीन से ज्यादा मेजर डिस्पोजल कर रहे हैं, उस सूरत में गोइंग कंसर्न का इशू हो सकता है। मैं वैसे सेटिस्फाइड हूं कि इमरजेंसी कंडीशन बन रही है, क्योंकि फिक्स एसेट टू रीपे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है अगर फर्ज करें ये सरप्लस भी था ना, तो फिर इसको बेच के कोई दूसरे फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी। फिक्स एसेट को बेच के जो क्रेडिटर की पेमेंट हो रही है वो नहीं होनी चाहिए थी। इसका मतलब यह कि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है करंट एसेट में, कैश में, कि आप क्रेडिटर को पे कर सकें। नेक्स्ट, तो कितने चार पॉइंट हो गए हमारे पास में। नेक्स्ट, द कंपनी हैज फॉलन बिहाइंड विद इट्स पेमेंट्स टू टैक्स अथॉरिटीज, बट द डायरेक्टर्स हैव सक्सेसफुली नेगोशिएटेड अ स्कीम फॉर सेटलिंग द एरियाज ओवर ए पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। पेमेंट्स टैक्स अथॉरिटी को नहीं कर पा रहे। अच्छा, यहां पे एक चीज है मेरे, अगर तो डिस्प्यूट होते ना, डिस्प्यूट नॉर्मल होते हैं, डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी है, डिस्प्यूट चल रहा है, इस वजह से पे नहीं किया, वो कोई इशू नहीं है, उसका गोइंग कंसर्न पे इशू नहीं है। लेकिन आपका पेमेंट प्लान एक एग्री हो गया और अब उसके मुताबिक पेमेंट नहीं कर रहे, तो ये एक इशू है। अगेन, जिस तरह एक आम क्रेडिटर वाइंडिंग अप का ऑर्डर ले सकता है कोर्ट से, उसी तरह टैक्स अथॉरिटी वाले भी ले सकते हैं। ये बात बैंक बैलेंस वगैरह भी सील कर देते हैं बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है फर्स्ट 4 मंथ का उसने एक्सटेंशन ले ली, चलो एक्सटेंशन मिल गई ना, ये ऐसे ही है जैसे बैंक से लोन लिया था, ड्यू डेट पे रीपे नहीं कर सके। अगर क्वेश्चन यहां तक हो ना, ड्यू डेट पे रीपे नहीं कर सके, फिर इमरजेंसी कंडीशन है। लेकिन अगर इसके बाद अगली लाइन में कहे कि बैंक ने आपको एक्सटेंशन दे दिया 1 साल की, फिर नहीं है। लेकिन फिर अगर अगली लाइन में कहे कि आप उस एक्सटेंशन पीरियड में भी लोन रीपे नहीं कर सके, फिर आ जाएगी इमरजेंसी कंडीशन। तो क्वेश्चन में हमने देखना है वो हमें कंप्लीट पिक्चर कहां तक ले जाके रख रहा है। तो कह रहा है, ए कंडीशन ऑफ दिस कंसेशन ग्रांटेड बाय टैक्स अथॉरिटीज दैट द कंपनी पेज ऑल ऑफ इट्स फ्यूचर मंथली टैक्स लायबिलिटीज ऑन द ड्यू डेट्स। अभी उसने आगे फर्दर डिफॉल्ट का नहीं बताया, बल्कि उसने कहा कि ये रीनिगोशिएट कर दिया है, कर दिया। तो ये इवेंट का कंडीशन होना चाहिए कि नहीं?
कम पड़ रहा है नंबर, सही कह रहे हैं। एक हाँ 4 हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, 5वां भी रहता है, तो फिर इसका मतलब है हम इसको भी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि डिफॉल्ट किया है, पहले डिफॉल्ट किया है टैक्स लायबिलिटी पे करने में, ये एक इवेंट या कंडीशन थी। हालांकि बाद में एक्सटेंशन मिल गई और वो इवेंट या कंडीशन खत्म हो गई है, ठीक है, लेकिन बहरहाल हम आइडेंटिफाई कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन के मार्क्स ज्यादा है, मार्क्स ज्यादा है, 5 मार्क्स है ना, हमने 4, ये तो इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो 5वां भी हो जाएगा। 8 है तो फिर 4 दूनी 8 के नंबर होंगे। उस सूरत में भी एक एक्स्ट्रा आइडेंटिफाई कर लेना बेहतर है, उस सूरत में भी एक्स्ट्रा आइडेंटिफाई कर लेना बेहतर है जी। ओवरड्राफ्ट ऊपर उसने लिखा है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज टू बी रिव्यूड बाय बैंक इन सितंबर 2007, तो वो कह रहे हैं कोई इशू है तो रिव्यू हो रही होगी, नहीं, ये हर साल रिव्यू होती है। जो ओवरड्राफ्ट होता है ना, शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हर साल के बाद, ये नॉर्मली 1 साल के लिए बैंक अलाउ करता है। करंट लायबिलिटीज होती हैं, करंट लायबिलिटी में जो भी रनिंग फाइनेंस या ओवरड्राफ्ट होते हैं ये 1 ईयर के लिए होते हैं, 1 ईयर के बाद बैंक ने रिव्यू करने होते हैं। ओवरड्राफ्ट की लिमिट बैंक कम भी कर सकता है, हाँ जी। हाँ, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट की लिमिट रिड्यूस कर देता है, अगर रिफ्यूज कर देना कि मैंने एक्सटेंड ही नहीं करना, वो तो पक्का गोइंग कंसर्न का इशू आ गया ना, लेकिन अगर रिड्यूस कर देता है स्टिल ये गोइंग कंसर्न का इशू है, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन से हमने सीखा क्या? इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि आइंदा अगर कभी भी मजीद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, हमें पता चल गया आइंदा कभी भी किसी भी क्वेश्चन में उसने बहुत से इमर्स या कंडीशन कास्टिंग डाउट अगर बनाए हुए और हमें कहा आइडेंटिफाई कर दो, तो क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अच्छा, क्वेश्चन इस तरह का होगा लेकिन इमर्स या कंडीशन यही नहीं होंगे, अब वो इमर्स या कंडीशन बदल देगा, लेकिन क्या आप हैंडल कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन को कि जिसमें से वो इमर्स या कंडीशन पूछने को गए? ये तो नहीं कहेंगे नई इमर्स या कंडीशन आ गई है तो हमने की नहीं थी। चलिए ये हमारे चारों क्वेश्चन डिस्कस हो गए। जी 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 इंपेयरमेंट नहीं करेंगे। जब हमने डेटर के लिए एसेट खरीदा और डेटर बैडेड हो गया तो डेटर की बैंक्रप्सी के साथ साथ हमने एसेट की इंपेयरमेंट को भी रिकॉर्ड करना है, ठीक है। हाँ, अब इंपेयरमेंट में वो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं? वो हो सकता है हम उसको मॉडिफाई करके किसी और कस्टमर के काबिल बना सकते हो सकता है हमें एज इट इज बेचना पड़े, ज्यादातर केसेस में मेरा ख्याल हमें एज इट इज बेचना पड़ेगा, लेकिन जो भी पॉसिबिलिटी है हम उस लिहाज से इंपेयरमेंट करेंगे, ठीक है। तो उसका इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट होगा। अगर एसेट स्पेशल नेचर का है तो वो फिर और किसी के लिए हो सकता है काबिल ना हो, फिर लोहे के भाव पे उसकी वैल्यू लगेगी, वो लोहे के रेट पे जितना बिक सकता हुआ उतनी वैल्यू रहने देंगे, बाकी सारा इंपेयरमेंट लॉस। अच्छा, अब सुन लीजिए, कल के लेक्चर में आज एक तो आपको आपकी होम असाइनमेंट ये बहुत अहम है, ये इसको इजी ना लीजिए, ये अगर 3 दिन की होम असाइनमेंट है और आपने लाजमी डेली बेसिस के ऊपर 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इसके बगैर आप ऑडिट बोर्ड के एक्सपर्ट नहीं होंगे। जब तक केस स्टडी नहीं करेंगे आप ऑडिट बोर्ड के ये वाली असाइनमेंट नहीं करेंगे, ऑडिट बोर्ड के एक्सपर्ट नहीं होंगे। इसका लिंक आज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपने आज से ही ये होम असाइनमेंट शुरू कर देनी है। सिर्फ 3 दिन है आपके पास, 3 दिन के बाद फिर वो ड्राफ्टिंग वाली एग्जांपल करके इस चैप्टर को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे हम। कल नया चैप्टर इंशाल्लाह शुरू होगा, चैप्टर 5, ठीक है। अब काफी हद तक जो चैप्टर समझ लीजिए, अब बाकी का ऑडिट जो है ना आपका मॉडरेट लेवल का है, ठीक है। ज्यादातर टॉपिक्स हमने कवर कर लिया, अब सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर एक वाहिद अब जो प्रॉब्लम रह गई है ना, वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर की रह गई है कि क्या आपके सामने किसी भी एरिया को प्रेजेंट किया जाए, उसको वेरीफाई करने के लिए आप प्रोसीजर बताने के काबिल है कि नहीं। देखिए, मैं अभी हालांकि आपके पेपर में सबसे अहम टॉपिक है ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाला, रिपोर्ट से भी ज्यादा अहम है, लेकिन मैं आपसे चैप्टर अभी शुरू नहीं करवाया। उसकी रीजन पता क्या है कि उसमें जो केसेस एग्जाम में पूछे ना, चैप्टर में उसने रूटीन के प्रोसीजर बताए हैं। सेल्स को इस तरीके से वेरीफाई करो, पेरोल को इस तरीके से वेरीफाई करो। उसमें 3 एरियाज के अलावा, टोटल कोई 20 के करीब एरियाज हैं, 3 एरियाज के अलावा वो उस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछता ही नहीं। वो सिचुएशन वो देता है जो चैप्टर में लिखी नहीं हुई। ये जब आप पढ़ेंगे ना चैप्टर को, फिर उसके बाद उसकी केस स्टडी की तरफ जाएंगे तो आप कहेंगे ये केस स्टडी में जो सिचुएशन उसने दिया है क्वेश्चन में तो ये चैप्टर में तो थी नहीं। इसीलिए वो जो सिचुएशंस है वो मैं निकाल के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंपेयरमेंट लॉस के प्रोसीजर हो सकता है उधर ना हो, स्पेसिफिक डेटर बैड डेट हो गया है, इसकी रिकवरी के प्रोसीजर उधर नहीं होंगे। तो वो जो हटके चीजें हैं ना, जो हटके एग्जाम में वो मैं आपको ऐसे केस स्टडी के डिस्कशन के दौरान पूछता रहता हूँ। जो रूटीन की चीजें ना, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन, वो चैप्टर 10 में पढ़ेंगे हम,
वो उधर पढ़ेंगे, और वो एग्जाम में रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, चांसेस नहीं पूछेगा। इसीलिए चैप्टर 10 अभी हमने स्टार्ट नहीं भी किया, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसकी अहम चीजें ना वो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास में वक्तन फक्तन। ठीक है जी, कल होगा हमारा चैप्टर 5 इंशाल्लाह। अब ये थोड़ा रूटीन में तरतीब से चलेंगे, चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9 वगैरह। ठीक है जी, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।